नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी में हाजिर हूं एक बार फिर से लेके मिड डे टॉक, आपका पसंदीदा प्रोग्राम। मिड डे टॉक में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की उन बड़ी खबरों पर जिनको लेकर दिन भर की सियासत गर्मा रही है। आज सियासी गर्माहट का दिन है। बड़ी खबर यही है क्योंकि जगदलपुर में नक्सली 200 से ज़्यादा सरेंडर कर रहे हैं। सरकार ने, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने एक टारगेट दिया है कि 26 मार्च 2026 जो होगा, 30 मार्च 2026 ये लास्ट डेट होगी नक्सली खात्मे की, और शायद उस तरफ नई दिशा में कदम बढ़ रहा है। धीरे धीरे कदम बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए लगातार सरेंडर हो रहे हैं। लगातार 3 दिन से सरेंडर की खबरें आ रही हैं। आज छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर हुआ। गुजरात सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम लैंड प्रोजेक्ट होता है, ड्रीम लैंड स्टेट है, वहाँ पर नई सरकार बन गई है। सरकार का गठन हो गया है। कल उनके मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, आज नए मंत्री शामिल हो गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी का दूसरा ड्रीम लैंड प्रोजेक्ट हरियाणा में आज 1 साल पूरा हो गया। सैनी सरकार ने पहला साल पूरा कर लिया। पंचकुला में बड़ा कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में बहुत सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की है। एक नया विवाद भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा है, जिसमें कि आरएसएस को बैन किया जा रहा है कर्नाटक में। कर्नाटक वो राज्य जहां भाजपा की सरकार नहीं है तमाम कोशिशों के बावजूद, वहां पर, और इसको लेकर एक सियासी विवाद शुरू हो गया है बाकी स्थानों पर। भोपाल से लेकर जहाँ संघ का शताब्दी वर्ष बन रहा है, ऐसे में संघ पर बैन लगना पर एक नया विवाद शुरू हो गया है। इन 5 बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। उन खबरों में हमारे साथी जुड़ेंगे, बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ग्वालियर की भी बड़ी खबर एक हमारे साथ होगी, जिसमें कि वहाँ पर दवा में कीड़े मिले हैं और समस्या ये है कि ना वो कीड़े वाली दवा मिल रही है, ना वो शिकायतकर्ता मिल रही है। प्रशासन हैरान है, परेशान है। इन सारी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबर से। हिंदुस्तान के नाम पर बस्तर छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का सबसे अधिक पीड़ित इलाका। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खात्मे की टारगेट तय कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि 30 मार्च 2026 को नक्सलवाद का आखिरी दिन होगा और इसीलिए लगातार नक्सली हमले हो रहे, जो उनको नक्सलाइट को ख़त्म किया जा रहा है। तमाम ऑपरेशन चल रहे हैं और उसके बीच ये बड़ी अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव खबर यही है कि नक्सली खुद सरकार के कहने पर, सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर के, उनके बातचीत करके मुख्य धारा में आ रहे हैं। पुनर्जीवन हो रहा है, पुनर्वास की ओर बढ़ रहे हैं और लगातार पिछले 3-4 दिन से सरेंडर किया जा रहा है। लेकिन आज जो हुआ वो बड़ी खबर है क्योंकि एक साथ 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर है, जिसमें 1 करोड़ रुपए का इनामी रुपये जो नक्सली थे उनको भी सरेंडर किया गया है और सभी नक्सलियों ने जमीन अपने हाथ में जो थे उनको नीचे पटक दिया, हथियारों को, और उनके हाथों में फूल थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने तमाम लोगों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने नक्सलियों से भेंट की और उनको साफ कहा कि वो पुनर्वास के लिए अब नए ज़िंदगी में आ रहे हैं। इस ज़िंदगी की इस डगर पर सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी हुई है और उनके साथ खड़ी हुई है। स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा उपलब्धि है ये सरकार की, और जो टारगेट तय किया गया केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, उसकी ओर एक बढ़ता हुआ कदम माना जा रहा है। इस बारे में चर्चा करने के मेरे साथ दिलीप साहू होंगे, वहाँ पर रायपुर से जुड़ेंगे और बात करेंगे। दिलीप, बड़ी खबर है ये अपने आप में। इसको नक्सलियों पर दहशत माना जाए या उनका मन बदल रहा है, क्या माना जाए? जी बिल्कुल अजय सर, जिस तरह से दबाव बनाया है, आज 2026 तक नक्सलवाद का पूरा सफाया कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में सशक्त बलों ने आपसी समन्वय करके लगातार जो अभियान चलाए हैं और जिसमें सरकार का काफ़ी सपोर्ट मिला, केंद्रीय रिजर्व बलों का काफ़ी सपोर्ट मिला और पूरी संयुक्त टीम, चाहे डीआरजी हो, सीआरपीएफ हो, कोबरा बटालियन हो, इसके अलावा बीएसएफ के भी जवान वहाँ लगे हुए हैं। तो बहुत सारे जो टीम लगातार कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते रहे और चाहे बीजापुर की कर्रे गुट्टा की पहाड़ी का मामला हो, चाहे फिर नक्सल गढ़ माने जाने वाले मार डिवीजन के अंदर जो नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिलों से लगा हुआ बॉर्डर क्षेत्र हो, वहाँ पर भी लगातार जवानों ने दबिश दी और कई इनके बड़े लीडर्स मारे गए, जिसमें सीपीआई माओवादियों के
बड़े सुप्रीम कमांडर कहे जाने वाले महासचिव बसव राजू भी शामिल है। इसके अलावा कई सीसी सेंट्रल कमेटी मेंबर्स मारे गए, जिसमें सुधाकर है, चलपति राजू है, इस तरह कई बड़े नेता लीडर्स मारे गए। और लगातार नक्सलियों के मारे जाने के साथ लगातार आत्मसमर्पण का भी दौर देखने को मिला और इसी पर एक बड़ा दबाव सरकार की ओर से डाला गया, जिसका नतीजा ये रहा कि कहीं न कहीं नक्सलियों में भी एक दो गुटबाजी देखने को मिला। जिस तरह से गढ़चिरौली में जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, जो भूपति उर्फ सोनू के नेतृत्व में, जिसमें करीब 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। तो इस दौरान भूपति की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था, प्रेस नोट जारी किया गया था। वो कहा गया था, वो 15 अगस्त को ही तैयार कर लिया गया था वो प्रेस नोट, और 15 सितंबर को जारी किया गया था, तो जिसमें कहा गया था कि पूरी माओवादी जो सीपीआई माओवादी हैं वो एक साथ सरकार के साथ मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, एक साथ सरेंडर करना चाहते हैं। इस तरह के बहुत बिल्कुल उसी का परिणाम दिखाई पड़ रहा है। दिलीप, एक जो बार लगता है कि वही पुलिस फोर्स पहले भी थी, वही कोबरा बटालियन थी, वही डीजे की थी, वही सीआरपीएफ थी, ये लीडरशिप की इच्छा शक्ति भी दिखाई पड़ रही, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हों, इनकी लीडरशिप की जो इच्छा शक्ति थी वो भी इसमें झलक, जिस दबंगई से, दमदारी के साथ उन्होंने कहा और जिस भलमनसाहत के साथ उनको आमंत्रित किया मुख्य धारा में, दोनों बातें एक साथ हुई और इसका प्रभाव पड़ा। मुझे लगता है कि लीडरशिप की इच्छा शक्ति का भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल सर, क्योंकि लीडरशिप का भी इच्छा शक्ति मायने रखता है और जिस तरह से टारगेट सेट किया गया उसके अनुरूप ही, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, उसका भी फायदा मिला। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होते रहा है और पिछले 6 से 8 महीने की बात करें तो उसमें 3 से 4 बार वे छत्तीसगढ़ दौरे पर आ चुके हैं। लगातार बस्तर जा रहे हैं, वहां पर अलग अलग आदिवासियों के जो कार्यक्रम है उसमें भी शामिल हो रहे हैं, जवानों के कैंप में पहुंच रहे हैं, वहां रात बिताए हैं। तो कहीं ना कहीं जवानों का हौसला इससे बढ़ा है। और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार उसको ये बातें कहते रहे हैं कि नक्सलवाद को जड़ से सफाया करने का जो टारगेट दिया गया है उसके अनुरूप काम करते रहेंगे। यहाँ के जो डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री जो विजय शर्मा है, वो भी लगातार बातें कहते रहे। और एक जो अभियान इनके ओर से चलाया जा रहा है जिसको नाम दिया गया था पुनः मार्गेम, यानी पुनर्वास से पुनर्जीवन, यानी जो नक्सली मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं उनके लिए एक प्रॉपर योजना बनाई गई कि किस तरह से उनका पुनर्वास किया जाएगा और किस तरह से उन्हें तमाम चीजें की जाएगी। और उसी का दिलीप बिल्कुल एक बात और निश्चित तौर पर जी उसी का नतीजा दिखाई पड़ रहा है कि आज 208 नक्सली एक साथ समर्पण कर रहे हैं, जिसमें से 110 महिलाएं, बड़ी संख्या है, बड़ी उपलब्धि है। स्वाभाविक रूप से धन्यवाद के पात्र हैं वो मुख्यमंत्री, वो डिप्टी सीएम आपके, वो केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, क्योंकि नक्सलवाद से नुकसान तो आखिरकार उस छत्तीसगढ़ की आम जनता का हो रहा था, आम लोगों को हो रहा था। अगर वो मुख्य धारा में लौट आए हैं तो स्वाभाविक रूप से इसके लिए उनको धन्यवाद उनको भी दिया जाना चाहिए। धन्यवाद उन नक्सली संगठनों को भी जिन्होंने सरकार के प्रेशर में दबावबंदी। चलते हैं अगली खबर की ओर। दिलीप, थैंक यू। चलते हैं अगली खबर की ओर, ग्वालियर चलते हैं। ग्वालियर में कप सिरप का जो मामला छिंदवाड़ा वाला था वो एक नए रूप में आ गया है। कप सिरप में कीड़े मिले हैं। इस सारे मुद्दे पर जब जांच हुई तो पाया गया कि उसका जो वहाँ पर दवाएं थी, उन दवाओं में सिरप मिला है, कीड़े मिले हैं। उन कीड़ों को लेके कंप्लेंट हुई, जांच पड़ताल हुई, कई जगह से दवाएं पकड़ी गई। बहुत जगह उन दवाओं में और ज़्यादा खतरनाक पाए गए, कई एक्सपायरी डेट की दवाएं पाई गई। इन सारे मामलों में ग्वालियर में सिरप को लेकर मामला हुआ और उसके बाद बच्चों को वो दवाएँ दी जा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि वो दवाएँ दी जा रही थीं और बच्चों के दिए जाने के बावजूद ये तय नहीं हो पा रहा था कि इसमें गड़बड़ी कहाँ हुई। अब स्थिति ये है कि इस मामले में ना तो वो महिला मिल रही है जिसने कि वो शिकायत की थी, ना वो कप सिरप मिल रहा है। सरकारी स्तर पर इस पूरे मामले को जिस तरह की लीपापोती की गई है वो बड़ा मामला बन जाता है। किस तरह इस पर जांच होनी चाहिए थी, वो एक्शन नहीं लिया गया। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ विनोद शर्मा जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता ग्वालियर से, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा मुद्दा इसलिए हो जाता है कि कप सिरप, बच्चों की दवा कैसी भी हो, चाहे वो कप सिरप हो, कोई से भी हो, अगर उसमें किसी प्रकार की मिलावट पाई जाती है, किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है,
गड़बड़ी पाई जाती है तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा नुकसान करती है। छिंदवाड़ा वाले मामले में, बैतूल का मामला हो, छिंदवाड़ा का मामला हो, 23 बच्चों की मौत, 22-23 बच्चों की मौत, दुखद घटना हो गई हो। उसके बाद भी लापरवाही की पराकाष्ठा जो ग्वालियर में हुआ है वो लापरवाही की पराकाष्ठा है। और प्रशासन की नज़रें कैसे घूमी रहती हैं इस पर अब जाके एक्शन हो रहा है। अगर जिनका दायित्व तो है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पहले से एक्शन लेते तो शायद ये स्थितियां नहीं बनती। इस सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ ग्वालियर से हमारे साथी विनोद शर्मा जुड़ेंगे। चलेंगे विनोद के पास और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विनोद सारे मुद्दों को लेकर के कल आपने जो बताया हम लोगों को कि वो कब से मिला, उसमें कीड़े थे, पर सवाल आप बता रहे हैं कि अब वो न तो महिला मिल रही है न वो दवा मिल रही है। ये प्रशासन की लापरवाही मानी जाए या आपसी घालमेल माना जाए, उस रैकेट का खेल माना जाए? त्रिपाठी जी, बड़ा अजीब वाकया है ये पूरा कि इतनी बड़ी एक लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखने को मिल रही। जब वो सिर्फ महिला के हाथ में थी और उसने आके बताया कि इसमें कीड़े है, ये 2 दिन पुरानी बात है, तो अचानक हंगामा मच गया। आनंद फानंद में जो सीरप थी एंजियोस्पर्माइसिन की, उस सीरप को बैन कर दिया गया और उसको उठाकर स्टोर से, जो आपकी विजुअल देख सकते हैं कि इनमें साफ तौर पर दिख रहा होगा कि ये स्टोर से उठाकर उसको रख दिया गया था और उसके वितरण पर रोक लगा दी गई। इस मामले में जांच करने के लिए भोपाल से टीम आई और टीम को जब देखती है तो चौंक गई थी, क्योंकि ना तो वो शिकायतकर्ता महिला मिली, न ही वो जो सीरप थी वो मिली जिसमें कीड़े थे। पता लगाने पर ही पता चला कि जो महिला शिकायत करने आई उसकी केवल वर्बली जो मौखिक शिकायत है वो ले ली गई, लिखित में कोई शिकायत नहीं दी गई। और ना ही वो सीरप को लिया गया जिसमें कीड़े थे, उस सीरप का वीडियो होना चाहिए था या फिर उसका फोटो होना चाहिए था, या बाकायदा उसकी जब्ती होती है और जब्त होने के बाद इसको देखा जाता है कि क्या वास्तव में इसमें कीड़ा था या नहीं था। पूरा आनंद फानंद में सब कर दिए गए, तो कहीं ना कहीं ये घालमेल है। महिला को जानबूझकर या तो गायब किया गया है या फिर उसको ये बता दिया गया है कि वो सामने नहीं आए, मीडिया के हिसाब से भी नहीं आ रही है महिला, और ना ही किसी तरह से उसका कोई अता पता है। और ऐसा हो नहीं सकता कि उसने शिकायत की है, पर्चा बना होगा, तो उसमें बाकायदा जो सरकारी पर्चा बनता है उसमें पूरा एक पता होता है, मरीज का पता होता है, उसकी उम्र होती है, सब कुछ लिखा रहता है, रहने वाला है, सब कुछ लिखा होता है, तो वो उसको ढूंढ सकते हैं, लेकिन खोज नहीं पा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इसको क्यों छुपाना चाह रहा है, कहां से आदेश हुआ है कि इस पूरे मामले को छुपा लिया जाए, ये पता नहीं है। सर एक विनोद जी, एक सवाल और उठता है कि भाई आज जो आप जांच कर रहे हो, सारे वहां ड्रग इंस्पेक्टर लग गया, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग लग गए, सारे महकमे के लोग लग गए, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती होगी कि समय समय पर जांच होगी, रिपोर्ट बनेगी, पड़ताल होगी, रिपोर्ट दी जाएगी, कुछ तो सिस्टम होगा। कभी पूछा आपने इन लोगों से? त्रिपाठी जी, आपको सब पता है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे की क्या स्थिति है जी, और किसी से छुपा नहीं है। मुश्किल वहां पर कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल लोग नहीं मिलते। ड्रग विभाग जब बाहर निकलता है, जब कोई चीज बाहर होता है या किसी तरह से मिलावटी कोई मामला होता है, तो फूड विभाग बाहर निकलता है। ड्रग उनका सब कुछ जो मेडिकल है, सब कुछ कहाँ कैसे सुचारू चल रहा है, सबको पता है। नियम ये होना चाहिए कि कितना स्टॉक आया, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी जांच होनी चाहिए। और ये हमें जानकारी मिली है कि जो सेंट्रल स्टोर होता है जिले का, वहां कौन सा मेडिसिन आया है, उसकी क्या गुणवत्ता है, कितना महंगा है, सस्ता है और उसकी स्थिति क्या है, ये बाकायदा जो स्टोर प्रभारी है उसकी जवाबदारी होती है। और वो बाकायदा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को लिखकर भेजता है। उसके बाद जिला अस्पताल में जब मेडिसिन पहुंचता है तो वहां पे सिविल सर्जन की जवाबदारी होती है। सिविल सर्जन 2 दिन से फोन नहीं उठा रहे, गायब है, राजेंद्र शर्मा नाम है उनका, वो 2 दिन से पता नहीं कहाँ लापता हो गए या जानबूझकर मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। उस महिला का भी कोई अता पता नहीं है। कलेक्टर जरूर कह रही है रुचिका चौहान कि पूरे मामला गंभीर है, इतनी बड़ी शिकायत हुई और शिकायत करता नहीं है, इसके अलावा वो सैंपल नहीं है जिसमें कीड़े हैं, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए कि कहाँ लापरवाही हुई है। अगर वाकई निष्पक्षता से पूरी मामले की अगर जांच होगी तो मैं बता सकता हूँ त्रिपाठी जी, इसमें बड़ा घालमेल निकल के सामने आ सकता है निश्चित रूप से। और सबसे जी, मुझे बिल्कुल विनोद, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। इस पूरे मामले की जांच इस तरह से होना चाहिए कि उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय हो जिन लोगों की नजरों से ये पूरा मामला गुजरा है। होने के बाद कुछ भी हो सकता है, जांच में दोषी पाए सकते हैं, लेकिन जिनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है
उनके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन पर जरूर गाज गिरनी चाहिए। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, हम लगातार आपसे फिर बात करते रहेंगे। और निश्चित रूप से ग्वालियर का ये मुद्दा दुखद है कि वो दवाएं जो बच्चों को दी जा रही थी उसमें कीड़ा, और उसके बाद अगर पता भी पड़ गया तो स्वाभाविक रूप से बात सामने आनी चाहिए, लेकिन उस महिला को ही गायब कर दिया गया जिस महिला ने उसकी शिकायत की थी। चलिए एक नई खबर की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ, जो इस समय देश के अधिकांश राज्यों में और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी का पितृ संगठन माना जाता है, उसकी जय जयकार हो रही है क्योंकि उसकी बहुत सारी सरकारें देश में काम कर रही हैं। साथ ही संघ का शताब्दी वर्ष मन रहा, इसलिए संघ इस समय सबसे अधिक हॉट इश्यू है चर्चा का। लेकिन कर्नाटक की सरकार ने नया इशू खड़ा कर दिया। कर्नाटक की सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं पर बैन लगाने की तैयारी कर दी है। सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह से संघ की शाखा में भाग नहीं ले पाएंगे, जबकि एनओसी केंद्र पहले जारी कर चुका है जिसको जहां भाग लेना कर सकता है। इसको लेके निश्चित रूप से सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, सियासत की ये बात पूरे देश में हो गई है और ये मध्य प्रदेश में आ गई, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले लंबे समय से बीजेपी सत्तारूढ़ है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जो संघ से आते हैं, कड़ा रुख अपनाते हुए इस मामले में अपनी बात रखी है। वहीं कांग्रेस के पीसी शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के लगातार विरोध में उतरते ही रहते हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह की शाखाओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है, उसकी राजनीति मध्य प्रदेश में हो रही है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बड़ी खबर जाती है क्योंकि संघ का शताब्दी वर्ष है। मेरे साथी एक मिनट सुन लेते हैं इंदर सिंह परमार ने और पीसी शर्मा ने क्या कहा है। इमरजेंसी लगा के श्रीमती इंदिरा गांधी ने देख लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यहाँ के समाजव्यापी संगठन हो चुका है, उस पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लग सकता है, कानून रूप से लग सकता है, समाज में वो प्रतिबंधित नहीं होगा। वो प्रयोग करके देख ले, उनको असफलता लगेगी। कि संघ के प्रमुख कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में जो भी रहे हैं सब वो इस देश के हैं, कभी हमारे ही थे वो और हमारे ही हैं। और दूसरी तरफ जब कोई खरीद फरोख्त की बात आती है तो इनसे जुड़े हुए लोग कहते हैं कि लोकल के साथ साथ उन्हीं से खरीदो जो सनातन धर्मी है, क्यों नहीं खरीदो। तो ये दोनों विरोधाभास है। ये विरोधाभास खत्म हो, इसलिए मैं समझता हूँ कि कर्नाटक सरकार ने जो सरदार पटेल ने जो स्टेप लिया था वो स्टेप लिया। आरएसएस पर ब्रेक लगाने की ये कोशिश निश्चित रूप से कर्नाटक से चलती तो हवा दूर तक फैलेगी, सियासत गरमाएगी। इसी मुद्दे पे मेरे साथ संदीप कुमार जुड़े हुए हमारे साथी। संदीप, जिस तरह कर्नाटक एक कांग्रेस शासित राज्य है, वहाँ अगर संघ पर बैन लगाना तो ये तय था कि उसकी हवा यहाँ तक आएगी। और निश्चित रूप से जैसा कि उच्च शिक्षा मंत्री एमपी के कह रहे हैं, वो बात जो बात पूर्व विधायक पीसी शर्मा जी कह रहे हैं, दोनों की बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। पर ये लगता है कि कर्नाटक से अगर हवा चली है तो मध्य प्रदेश में और ज़्यादा पॉलिटिकल असर डालेगी। जी बिल्कुल, देखिए संघ को लेकर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके बेटे ने ये बात पत्र लिखकर जो है कर्नाटक सरकार को कही थी और कर्नाटक सरकार ने इसे हाथों हाथ लिया। कांग्रेस की सरकार है और निश्चित तौर पर जो कर्नाटक से हवा चली है अजय जी, संघ की प्रयोगशाला कहा जाता है या कार्यशाला कहा जाता है मध्य प्रदेश को और गुजरात को। तो निश्चित तौर पर सबसे पहला रिएक्शन जो है वो मध्य प्रदेश से ही आया और आज इसको लेकर जो है संघ से आए हुए जो उनके स्वयं सेवक रहे हैं और वर्तमान में मंत्री भी हैं, उच्च शिक्षा मंत्री जिनका उनके पास विभाग है, इंदर सिंह परमार ने इसको लेकर बयान भी दिया है कि जो संघ है उस पर बैन लगाया ही नहीं जा सकता। हालांकि कानूनन रूप से बैन लगा सकते हैं लेकिन सामाजिक रूप से उस पर बैन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि संघ एक सामाजिक संगठन है और समाज में जो है अपनी भूमिका और भागीदारी दोनों निभाता है। और इसको लेकर इस पर सियासत भी गरमाई हुई है मध्य प्रदेश की। पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के पीसी शर्मा, उनका ये कहना है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो आरएसएस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगाया था और अब अगर कोई व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है वो अगर संघ के कार्यक्रमों में जाता है या शाखाओं में जाता है तो निश्चित रूप से
वो प्रभावित होता है और संगठन से जुड़े हुए कामकाज में उसकी रुचि रहती है। ऐसे में कार्य प्रभावित होता है और ऐसे में उनका प्रतिबंध लगाना कहीं निश्चित रूप से संदीप इस राजनीति पर आप नजर बनाए रखेगा। स्वाभाविक रूप से आपका धन्यवाद। निश्चित रूप से कांग्रेस को एक इशू मिल जाएगा और मत चूंकि एक कांग्रेस जो है बीजेपी के खिलाफ यहाँ लगातार कोई ना कोई मुद्दे ढूंढ रही है और ऐसे में संघ का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। चलते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला, भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम लैंड, भारतीय जनता पार्टी का मॉडल लैंड, मॉडल स्टेट, जहां पर सरकार तमाम प्रयोग करती है। एक नया प्रयोग हुआ है कि पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो गया है, उसकी जगह नई कैबिनेट, नए मंत्री लिए गए हैं। 16 मंत्री हुआ करते थे, 16 को हटा करके 26 मंत्रियों को लिया गया है। क्या ये माना जाए कि 2027 में नए चुनाव के लिए तैयारी की जा रही है या फिर कुछ और? इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सरस्वती चंद्र जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत अच्छा करते हैं। सरस्वती, 16 मंत्री थे, उनको हटाया गया, एक्सटेंशन होता है, एक्सपेंशन होता है, लेकिन जिस तरह का प्रयोग गुजरात में हुआ, इसको क्या मान के चला जाए कि वहां का जो अंतर्कलह है उसको या कोई नया मैसेज बीजेपी देना चाहती है? बिल्कुल, हमने पहले भी देखा है कि अजय जी, पहले भी हम देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश में गुजरात यहाँ पे वहाँ पर किस तरह से बात करें तो किस तरह से बदलाव चेहरा बीजेपी में उतारा था और अब वो काम लगातार भी कर रहे हैं, लगातार उनका परफॉर्मेंस की बात है तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन गुजरात का फैसला चौंकाने वाला अपने आप में इसलिए है क्योंकि पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया गया था और इसकी वजह अंदरूनी ये मानी जा रही है। जो जानकार हैं वो ये बोल रहे हैं कि अंदरूनी कलह तो थी, जैसे कि आप भी बता रहे हैं अंदरूनी कलह थी, दूसरे कई फैक्टर्स और थे। वहाँ पर लगभग 4 से 5 फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से वहाँ पर ये सफल क्या बल्कि सब 16 मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया गया, सिर्फ जो सीएम थे पटेल उनको छोड़कर। चूँकि जो गुजरात की पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो वहाँ पर पटेल जो जाति का बाहुल्य है वहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व कम था, लिहाजा उनकी संख्या कम थी मंत्रिमंडल में। इस वजह से जो जानकार उनका ये कहना है कि एक बार फिर भी सफल, एक बार पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया गया और कहीं ना कहीं एक बिसात बिसाने की तैयारी है। और दूसरा लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, जो कि जो मंत्री थे उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, जातिगत समीकरणों का ध्यान जैसे कि बीजेपी पहले लग रहा था उसको की है, लेकिन फिर लगातार वहाँ पर अंदरूनी जो खिंचाव चलता रहा उसके चलते बीजेपी को अचानक ये फैसला लेना पड़ा और ये चौंकाने वाला फैसला था। एक सरस्वती सीटें भी हैं, सरस्वती इसका एक कारण ये भी तो नहीं है कि बीजेपी को कुछ ज्यादा ही बड़ा बहुमत मिल गया। वहां पर 156 सीटें तो खुद की थी, फिर कांग्रेस के लोग टूट के आ गए, जो बाई इलेक्शन में फिर जीत के आ गए, कुछ ज्यादा ही सीटें हो गई तो घमासान तो होना था। बिल्कुल जाहिर सी बात है, खुद बीजेपी वालों को भी उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से जो इलेक्शन हुए थे विधानसभा चुनाव और उसमें छप्पर फाड़ बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं थी। हाँ थी और बम्पर सीट्स की जी, और इसकी वजह से जो है बीजेपी को लग रहा था अब एडजस्टमेंट कैसे करें। सबको कह दिया गया था क्योंकि असंतोष लगातार बढ़ रहा था। अब जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ लोकल बॉडी चुनाव है और अभी एक उपचुनाव हुआ है जिसमें बीजेपी को हार मिली है, तो इन सब समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी हाईकमान को ये लगा कि अब सफल करना चाहिए, पूरे मंत्रियों से इस्तीफा लेकर नए चेहरों को मौका मिल जाएगा। और निश्चित रूप से सरस्वती, निश्चित रूप से पार्टी का टारगेट इस समय होगा। धन्यवाद सरस्वती, आपको पार्टी का टारगेट होगा कि कैसे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव होने वाले उसमें कैसे सफलता प्राप्त की जाए। कई बार बड़ी ज्यादा उपलब्धियां भी बड़ा नेगेटिव मार्किंग कर देती हूँ, वही गुजरात में हो रहा है, बहुत सारी सीटें मिल गई थी। चलते हैं अगली खबर की ओर, हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है, लंबा सफर। उसके पहले भी नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री थे और इस बार वो दोबारा मुख्यमंत्री चुने गए हैं। पिछली बार तमाम सहारों के साथ मुख्यमंत्री थे, इस बार अकेले के दम पर। भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम लैंड हरियाणा को माना जाता है, लगातार 3 बार से सरकार है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह लगातार घोषणाएं कर रहे हैं।
सरकार ने 6 बड़ी योजनाएं लगातार पिछले 1 साल में चालू कर दी। दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना, जिसमें महिलाओं को 21 रुपये दी जाएंगे, मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा, ये बड़ी घोषणा की गई है। हिसार में एयरपोर्ट ये खुलेगा, ये बड़ी घोषणा की गई है। सामदाल भूमि के पट्टेदारों को मालिकाना हक दिया जाएगा, ये बड़ी घोषणा की गई है। अग्निवीर को रिजर्वेशन, ये हरियाणा अकेले में हुआ है। जन कल्याण और सामाजिक न्याय में हरियाणा सरकार अग्रसर है। और यही उपलब्धि आज जब पंचकुला में नायब सिंह सैनी बोल रहे थे स्वागत अपने समारोह को, तब उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो अलग ढंग की दिखाई पड़ रही थी। ये माना जा रहा था कि 1 साल की उपलब्धियों से वो, उनकी सरकार सब खुश है। और चूंकि कई बार देखा गया कि जब वो नरेंद्र मोदी जी से बात करते हैं, वो अमित शाह जी से बात करते हैं, तो नायब सिंह चेहरे के साथ जो सौहार्दता दिखाई पड़ती है, वो ये मान के चला जाता है कि बीजेपी का हाईकमान भी नायब सिंह सैनी की सरकार को बहुत बढ़िया मानता। उनके नंबर निश्चित रूप से बनते हैं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए चलते हैं। कोमल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल सिंह हमारी संवाददाता हैं। कोमल, आज पंचकुला में जब आपके मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो उनके चेहरे पे जो खुशी दिखाई पड़ रही थी, उसे मान के चला जाए कि उपलब्धियों से वो खुद, जो उपलब्धियां 1 साल में दी गई हैं, काफी हैं और सरकार इससे खुश है। कोमल जी। देखिए अजय जी, मुस्कुराहट की बात पे तो विपक्ष भी बहुत बार कहता है कि मुख्यमंत्री हंसते रहते, कोई भाषण हो, कोई प्रोग्राम हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या किसी से मिलना हो, देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे एक खूबसूरत स्माइल आती रहती है। इससे विपक्ष भी बार बार कटाक्ष करता है कि मुख्यमंत्री क्या है, स्माइल देते और हर बात पर वो हंसते रहते। ये एक नायब सिंह सैनी की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी मंद मंद मुस्कान रहती है। इसी चीज को लेकर आज जो प्रोग्राम था इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य प्रोग्राम था। पूरे हरियाणा से लोग एकत्रित हुए थे। तो इसमें जो उन्होंने भाषण दिया, उसके अंदर जो बताया कि जो इन्होंने संकल्प पत्र में वादे किए थे, 220 वादे थे, तो उन्होंने एक बात पहले ही रखी थी, अगर मैं जीत कर मुख्यमंत्री आता हूं तो शपथ लेने से पहले मैं 25,000 नौकरियों के उनको प्रमाण पत्र दूंगा। तो ये सबसे बड़ा पहला वादा इन्होंने निभाया। आते ही इन्होंने 25,000 युवाओं को नौकरी दी, घोषणा की उसको। दूसरी सबसे बड़ी ये है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए इन्होंने बीमा योजना के लिए बोला था, वो बीमा योजना 50 लाख रुपए तक बढ़ाकर इन्होंने दी। और सबसे बड़ी योजना 1 साल के अंदर इन्होंने, आपने पहले भी बताया, लाड़ो लक्ष्मी योजना है, वो बड़ी उपलब्धि, स्वाभाविक रूप से बड़ी उपलब्धि जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। इस पे विपक्ष भी बार बार कटाक्ष कर रहा था। देखा जाए दिल्ली के भी और पंजाब में भी पास में घोषणाएं की थी कि 1000 रुपए पर महिलाओं को दिया जाएगा, तो वो दोनों राज्यों में अभी तक घोषणाएं नहीं हुई। उससे पहले नायब सिंह सरकार ने ये घोषणा की। ये बहुत बड़ी इनके लिए उपलब्धि है। और सबसे बड़ी उपलब्धि इन्होंने घोषणा पत्र में जो श्यामलाल की भूमि थी, उसके लिए ग्रामीणों को जो पता है उसका हक दिया, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जाता है। और एक ये मुफ्त डायलिसिस की योजना जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो जिसको लिए, ये भी बहुत बड़ी है। हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि डायलिसिस। कोमल जी मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। कोमल, थोड़ा रोकना चाहूंगा। आज जो कार्यक्रम होगा, जब मुख्यमंत्री ने 5 बड़ी घोषणाएं, 6 घोषणाओं की बात की, आम आदमी का क्या रिएक्शन है वहां पर? जी, नायब सरकार सैनी के बनते ही आम आदमी का कहते हैं कि पहले संत कबीर कुटीर में लोगों का आना जाना बंद था बिल्कुल। जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, इनके दरबार बिल्कुल खुले, हजारों आदमी डेली जाते हैं, डेली आते हैं। और अब भी इन्होंने पहले कहा है कि मेरे दरवाजे आधी रात तक हमेशा खुले। देर रात मुख्यमंत्री के पास पूरे हरियाणा से लोग मिलने आते हैं और ये सबसे मिलते हैं। देर रात को अपना कोई भी प्रोग्राम खत्म करने के बाद भी आते हैं और उन लोगों से मिलकर उनको संतुष्टि देते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि और निश्चित रूप से कोमल जी, मैं थोड़ा सा समय कम हो रहा है, निश्चित रूप से आप नजर बनाए रखिएगा। दिन भर के कार्यक्रम होंगे। स्वाभाविक रूप से जब कोई मुख्यमंत्री लगातार लोगों से मिलता है, मुस्कुराता है, तो आदमी के दुख दर्द वैसे ही थोड़े कम हो जाते हैं और यही नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम बस यहीं तक। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमानों के साथ फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए जाइएगा मत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।